नमस्कार, आप देख रहे हैं वाराणसी लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। वाराणसी लाइव में हम आपके लिए लेकर आए हैं महादेव की नगरी वाराणसी की विरासत को समेटे हर खबर, बनारस की वो खबरें जो बनी सुर्खियां। इस बुलेटिन में हम कोरोना संकट के बीच राजनीति से लेकर सामाजिक सरोकार से जुड़ी हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। वाराणसी जिले के कैंट थाना क्षेत्र के महावीर मंदिर चौराहे पर गेल कंपनी द्वारा बिछाई जा रही एलपीजी पाइपलाइन हाइड्रो टेस्टिंग के दौरान फट गई और इस दौरान उड़ी गिट्टी की चपेट में आकर वहां से गुजर रहे 2 व्यक्ति घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक निर्माणाधीन एलपीजी गैस पाइपलाइन की हाइड्रो टेस्टिंग की जा रही थी, जिसके जरिए चेक किया जा रहा था कि पाइपलाइन में कहीं कोई लीकेज तो नहीं है। चूंकि यहां बिछाई जा रही एलपीजी पाइपलाइन अभी निर्माणाधीन है, इसीलिए इनमें गैस नहीं थी। एयर प्रेशर के दौरान वाल्व छिटक जाने के कारण वहां मौजूद गिट्टियां बड़ी तेज़ी से इधर उधर छिटकी। इधर इसकी चपेट में आकर 2 राहगीर घायल हो गए। घायलों में चोलापुर निवासी नंदलाल व मलदहिया निवासी राजकुमार को हल्की चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मौके पर चीफ फायर ऑफिसर अभिषेक सिंह के अलावा फायर ब्रिगेड से अनिल राय, राम सुधार भी पहुंचे और गेल कंपनी के सेफ्टी अफसर को भी घटनास्थल पर बुलाया गया, ताकि कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित कराया जा सके। सीएफओ ने गेल अफसरों से प्रोजेक्ट में सुरक्षा को लेकर क्या सावधानी बरती जा रही है, इस बारे में विस्तार से चर्चा कर ली। हम यहाँ आए थे काम करके और यहाँ बैठे थे ही, मेरे रिश्तेदार हैं, वो गिट्टिया के ब्रेंच रख कर बैठे थे। इतना तेज़ से लगा कि मतलब मैंने जो गिट्टी पर मैंने गिर गया, ऐसा ऐसे ही प्रेशर से मार बहुत तेज दर्द यहाँ हो रहा है। लगा कि हम बचेंगे नहीं सर जी, लगता है जैसे उबिया गए ना, वही निहुर निहुर के गिर रहे, फिर भी गिरते जा रहे हैं। देखिए ये सब फूट फाट गया सर। यहाँ पर हम रोड के उस पर आइसक्रीम का ठेला लगा रखे थे, यहाँ से पूरा इतना जोर आवाज़ किया जो वहाँ तक गया, पूरा गिट्टी बालू सब पूरा सौंसे शरीर में लगा है। देखिए, अब हमें पता चला कि गेल की गैस पाइपलाइन है, उसमें कुछ विस्फोट सा हो गया है। तो हमें लगा हो सकता है ये आग, गैस की अगर चार्ज पाइपलाइन है तो आग भी लग सकती है, तो फायर टेंडर रवाना किया गया। मैं भी यहाँ पहुँचा तो यहाँ पे आकर देखा कि एक गैस की जो लाइन अभी बन रही थी, उसमें ये हाइड्रो टेस्टिंग कर रहे थे, प्रेशर टेस्टिंग, ताकि गैस लाइन में कोई लीकेज तो नहीं है इत्यादि नहीं, कॉन्ट्रैक्टर के आदमी। और ये लीकेज कर रहे थे, तभी शायद इनका जो काम कर रहे थे उसमें कुछ या तो असावधानी बरती है या लापरवाही बरती। लापरवाही तो समझ में आ रही है, क्योंकि इन्होंने कोई बैरिकेटिंग नहीं लगाई, कोई भी उसके चारों तरफ कोई भी ट्रैफिक को रोका नहीं, जिससे क्या हुआ कि अचानक से वो फेल किया है। इनका जो वॉल्व है वो उछला है, तो उससे आसपास की गिट्टी उड़ के 2 राहगीर जा रहे थे, राजकुमार और नंदलाल, जिनको लगा है, चोट लगा है और उनको भेजा गया है पीएचसी में इलाज के लिए। अभी गेल के फायर ब्रिगेड सर्विस और गेल के लोग भी आए, इनको मैंने कहा है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके खिलाफ पेनाल्टी आप स्तर से भी कार्रवाई हो कि उस पर पेनाल्टी लगाई जाए और उसको ब्लैकलिस्ट किया जाए। यूपी कॉलेज के सचिव को हटाए जाने की मांग को लेकर छात्रों का धरना लगातार जारी है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों को अब जनप्रतिनिधियों का साथ मिलने लगा है। इसी कड़ी में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बीच प्रदेश के राज्य मंत्री और शहर उत्तरी के विधायक रविंद्र जायसवाल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने छात्रों से उनकी समस्याओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली। छात्रों से बातचीत के बाद रविंद्र जायसवाल ने उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी मांगों और समस्याओं पर सरकार जरूर ध्यान देगी। रविंद्र जायसवाल ने कहा कि छात्रों की मांग के संदर्भ में सीएम से मिलकर एक जांच कमेटी बनाकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कल हम लोग पत्रक देने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचे थे और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने हम लोगों को रोक दिया और पत्रक लेके उन लोगों ने आश्वासन दिया कि हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी तक इस बात को पहुंचाएंगे। उसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग भी मिला। आज त्वरित सुबह 10:30-11 बजे माननीय मंत्री जी का फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि मैं आपके धरना स्थल पे आप लोग का हाल चाल जानने के लिए आना चाहता हूँ, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का कुछ निर्देश है जो आप लोगों के बीच में हमें आके बताना है। बहुत खुशी हुई हम लोगों को ये सुन के कि कम से कम आज भी इस वाराणसी में प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में हम छात्रों की रहनुमाई करने वाला कोई नेता अभी यहाँ बचा है। और माननीय रविंद्र जायसवाल जी स्टाम्प मंत्री हम लोग के बीच में आए थे हम लोग का हाल चाल जानने। इस कॉलेज के छात्र संघ पदाधिकारी
पुराने छात्र तमाम लोग आज धरने में बैठे हुए हैं 3 दिन से। ये जानकारी हमको जब हुआ तो मैं यहाँ के मौके पर के क्या इनको दिक्कत है, क्या समाधान हो सकता है, मैं इनके साथ में आया। इनकी बातों को हमने सुना और सुनने के बाद जिस बात को इन छात्रों ने बताया है, छात्रों ने बताया है कि प्रबंधन समिति में दुरुपयोग करते हुए, उसके नियमावली बदलते हुए कोई तथा कथित कुछ लोग उसमें जबरी कब्जा कर लिए हैं और कब्जा करके इस विद्यालय का गरिमा गिरा रहे हैं। जिस विद्यालय में आज तमाम राष्ट्रीय स्तर के लोग यहाँ पर अलग क्षेत्रों में मैं कह सकता हूँ आज खेल का भी ये हब अगर राष्ट्र का है तो उसमें यूपी कॉलेज का ही देने। अलग अलग खेलों में भारतीय टीम से खेलने वाले खिलाड़ी यहीं से निकले हैं। आज इसकी एग्रीकल्चर में जितने बड़े बड़े विद्वान हैं, शोध में हैं पूरे देश भर में, वो अधिकांश लोग यहीं से निकले हुए हैं। तमाम इसके गरिमामय इतिहास रहा है। तो मैंने इनकी बात को लिया है और इस पर प्रदेश सरकार के स्तर पर एक जांच कमेटी बैठा करके जांच कराया जाएगा। अगर इसमें कुछ गलत किया गया तो कार्रवाई होगी। वहीं वाराणसी जिले के पांडेपुर थाना क्षेत्र के हुकुलगंज में एक 7 साल की मासूम बच्ची की चाइनीज मांझे से मौत के बाद हंगामा शुरू हो गया। दरअसल नाराज लोगों ने प्रशासन द्वारा बैन किए गए चाइनीज मांझे की बिक्री पर सवाल उठाए। मृत बच्ची के परिजनों के साथ वकीलों की एक टीम ने राइफल क्लब में जिलाधिकारी से मुलाकात की। इस दौरान जिलाधिकारी की गैर मौजूदगी की वजह से वकीलों ने अपर जिलाधिकारी प्रशासन गुलाब चंद से मिलकर उन्हें अपनी मांग पत्र का ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने जानलेवा मांझे से इसकी बिक्री पर ही रोक लगाने की और सख्त कार्रवाई करने की मांग की। इसके बाद एसडीएम सिटी ने शहर में बिक रही जानलेवा चाइनीज मांझे को लेकर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस दौरान बालिका के दादा ओम प्रकाश गुप्ता ने कहा कि मांझे का कारोबार बंद हो और परिवार को आर्थिक मुआवजा दिया जाए। आपको बता दें कि नदेसर क्षेत्र के खौसाबाद निवासी संदीप गुप्ता अपने 7 साल की बेटी कृतिका को लेकर पांडेपुर क्षेत्र में दवा लेने के लिए गए थे। दवा लेने के बाद वो बेटी के साथ स्कूटी से घर लौट रहे थे। कृतिका स्कूटी पर आगे खड़ी थी और जिद करने लगी कि पांडेपुर फ्लाईओवर से होकर घर चले। बेटी की जिद पर संदीप फ्लाईओवर पर चढ़े ही थे कि स्कूटी पर आगे खड़ी कृतिका का गला चाइनीज मांझे की चपेट में आकर कट गया। इस पर वह जोर से चीखी, जिसके बाद संदीप की एक उंगली भी कट गई। स्कूटी छोड़कर संदीप बच्ची को गोदी में लेकर पैदल ही नज़दीक स्थित अस्पताल गए। वहां से जवाब मिलने पर वो मलदहिया स्थित निजी अस्पताल गए, जहां उपचार के दौरान बच्ची की मौत हो गई। हमारी पोती को हमारा बेटा ले करके पहाड़िया दवा दिलाने गया था। दवा दिला करके वापस आ रहा था। जो फ्लाईओवर पर चढ़ना शुरू किया, उसी समय चाइनीज मंझे से गर्दन पे आया और गर्दन उसकी आधी कट गई, जहाँ तत्काल उसकी तड़प मृत्यु हो गई। हम पूरा परिवार मर्माहत है। कितनी बड़ी बिटिया थी? बिटिया हमारी 7 साल की थी। 5 तारीख को 8वां साल लगा था। 5 तारीख को उसका जन्मदिन था, 5 अगस्त को। हम डीएम से गुहार लगाने आए हैं कि जिलाधिकारी महोदय, चाइनीज मांझे पर प्रतिबंधित है जो, उसको छापा डाला जाए, हर जगह उसको बैन किया जाए, जब्त किया जाए, गिरफ्तारी हो, हमारी क्षतिपूर्ति की जाए। हमें मुआवजे की मांग कर रहे हैं। आज एक ज्ञापन दिया गया है कि जो चाइनीज़ मांझा छुपे छोरी बिक रहा है, उसके नाते दुर्घटना भी हुई है एक, और उसमें उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, साथ ही साथ और जांच कराई जाए। तो इसके लिए हम लोग जो हमारे संबंधित थानाध्यक्ष हैं, हमारे मजिस्ट्रेट साहबान हैं, उनको निर्देश दिए गए हैं कि वो जांच करें और कहीं भी इस तरीके का बिकता हुआ पाया जाए तो संबंधित दुकानदार के विरुद्ध कार्रवाई। वहीं रोटरी क्लब वाराणसी डाउनटाउन की तरफ से पियरी पुलिस चौकी के सुंदरीकरण कार्य का लोकार्पण किया गया। और ऐसे में आपको बता दें कि सूबे के राज्य मंत्री और विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी पुलिस चौकी के सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण उन्होंने किया। और इस दौरान रोटरी क्लब की ओर से राज्य मंत्री को मोमेंटो और दुशाला देकर उनका स्वागत किया गया। समारोह के दौरान राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने रोटरी क्लब की सराहना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि रोटरी क्लब का नाम आते ही जहन में सेवा भाव की रूपरेखा उभर कर आ जाती है। रोटरी क्लब के अध्यक्ष संदीप गुप्ता के द्वारा ये ऐतिहासिक और प्रशंसनीय कार्य किया गया, साथ ही जिसके लिए पूरे रोटरी क्लब
डाउनटाउन टीम को बधाई और शुभकामनाएं दी गई। वहीं समाजवादी पार्टी के महानगर महासचिव लालू यादव और मीडिया प्रभारी संदीप मिश्रा के नेतृत्व में सपाइयों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने वाराणसी में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं के खिलाफ एसएसपी को ज्ञापन भी दिया। प्रदर्शन के दौरान सपा कार्यकर्ताओं के पुलिस प्रशासन द्वारा कार्यालय पर भीड़ न लगाने और बाहर निकालने को लेकर भी हल्की बहस भी हो गई। आपको बता दें कि जिसके बाद पुलिस ने उनकी शिकायत सुनी और ज्ञापन लिया। सपा महानगर सचिव लालू यादव ने कहा कि जिले में लगातार बढ़ रही हत्या और आपराधिक घटनाओं से आम जन डरा और दहशत में है। इस संबंध में हम सभी एसएसपी को चेतावनी देने आए थे कि अगर जल्द से जल्द वाराणसी में हो रही आपराधिक घटनाओं पर रोक नहीं लगी तो पुलिस कप्तान अपनी तबादला करवा लें। और लालू यादव ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस सिर्फ वसूली कर रही है। लॉकडाउन के नाम पर पुलिस प्रशासन लूट रहा है और अगर पुलिस प्रशासन द्वारा इन घटनाओं पर रोक नहीं लगाई गई तो हम एसएसपी कार्यालय पर आकर धरना देने को मजबूर हो जाएंगे। वाराणसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के यहाँ आकर उनको एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन ये था कि बनारस के अंदर जिस तरीके से अपराध अपने चरम सीमा पर है, अपराधी मस्त है, योगी जी भी अपनी दुनिया में मस्त है, लेकिन अपराधी इतने मस्त हैं कि दिन दहाड़े हत्या कर दे रहे हैं। 3-3 हत्या अभी बनारस के चौकाघाट में हुआ, अभी लंका में हुआ, अनिल यादव का हुआ। लगातार एक हफ्ते के अंदर 10 हत्याएं बनारस के अंदर हुई। हत्या, अपहरण, लूट का जिला बनारस हो गया है, प्रदेश में 1 नंबर पे चल रहा है। और इसी संदर्भ में हम लोग यहाँ पे आए, माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक साहब के यहाँ आकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया। उनको ये कहा गया कि देखिए अभी ये टेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। हम लोग पुलिस कप्तान के यहाँ आए थे। पुलिस कप्तान के यहाँ हम लोग आए थे। आए दिन आप सारे साथी जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। मुख्यमंत्री के क्वार्टर के बगल में सरेआम माँ बेटे की गोली मार के हत्या हो गई। आज आगरा में 3 लोग को हत्या कर कुछ दिन जला दिया गया, 3 लोग को। उसके बाद बनारस में गंगा माँ बढ़ गई हैं, ये तो सब जान रहा है। बाढ़ नहीं आई है, बाकी हत्या, लूट, डकैती का बाढ़ बहुत तेजी से आ गया है। हम आज इसलिए कप्तान साहब को चेतावनी देने आए। और अब बात करेंगे उस काशी की जिसे धर्म और अध्यात्म की नगरी माना जाता है। उस बनारस की बात करेंगे जो कला, साहित्य और शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। इस रिपोर्ट में हम आपका परिचय दुनिया की सबसे पुरानी नगरी वाराणसी की विशेषताओं से कराएंगे। हिंदू धर्म, संस्कृति और सभ्यता के केंद्र के रूप में काशी यानी वाराणसी का विशेष महत्व है। बनारस की कई विशेषताएं इसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी बनाती हैं। पौराणिक कथाओं में अलग अलग नामों से प्रसिद्ध काशी विश्व की प्राचीनतम नगरी है। यहाँ संस्कृति, अध्यात्म और कला का अनूठा संगम देखने को मिलता है। भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी इस नगरी में पतित पावनी गंगा का भी वास है। यही तमाम विशेषताएं इसके सबसे पुराना जीवित शहर होने को महत्व प्रदान करती है। वाराणसी कई धर्म, स्थान और पूजा पद्धतियों के कारण महत्वपूर्ण है। इस शहर में अभी भी विभिन्न संप्रदाय के प्राचीन उपासना पद्धतियों का प्रचलन है। ये बुद्ध, जैन तीर्थकर, शैव और वैष्णव संतों या कबीर और तुलसी जैसे पवित्र संतों की कर्म स्थली रही है। बनारस की कला, शिल्प और वास्तुकला दर्शनीय है। कहे तो वाराणसी एक वास्तुशिल्प का पूर्ण संग्रहालय है। ये इतिहास के दौरान बदलते पैटर्न और आंदोलनों को प्रस्तुत करता है। काशी लोक कला समृद्ध खजाने से भी सुसज्जित है। अपनी साड़ी, हस्तशिल्प, वस्त्र, खिलौने, गहने, धातु के काम, मिट्टी और लकड़ी के काम, पत्ती और फाइबर शिल्प के लिए प्रसिद्ध बनारस हर किसी की पहली पसंद है। प्राचीन शिल्प के साथ ये शहर आधुनिक उद्योगों में भी पीछे नहीं है।
पवित्र नदी गंगा और इसके घाट पौराणिक कथाओं से आच्छादित है। सामाजिक आर्थिक पहलुओं किंवदंतियों से ये शहर भरा पड़ा है। काशी सर्व विद्या सर्व ज्ञान की राजधानी है। भारत में शिक्षा के प्राचीनतम केंद्र, विश्व प्रसिद्ध विद्वान और उनके लेख, विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल और मदरसे, यहाँ सब कुछ है। गुरु शिष्य परंपरा के अलावा काशी वाराणसी तमाम साहित्य गतिविधियों का भी केंद्र रहा है। समाचार पत्र और पत्रिकाएं, प्रसिद्ध पुस्तकालय, ये सभी वाराणसी की विशेषताएं हैं। बनारस संगीत, कला, नाटक और मनोरंजन का शहर है। ये शहर अपने संगीत, परंपरा, गायन, वादन दोनों के लिए ही ख्याति प्राप्त है। बनारस घराने की अपने खुद की नृत्य और गीत परंपरा है। इसे लोक संगीत और नाटक का बहुत समृद्ध भंडारण माना जाता है। इसीलिए कहते हैं कि काशी सिर्फ एक शहर नहीं, अपने आप में संस्कृति, सभ्यता, कला, अध्यात्म और परंपरा का पूरा इतिहास है। ब्यूरो रिपोर्ट। वाराणसी में विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से समाज की शोषित और वंचित महिलाओं को लगातार जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इसी क्रम में विधिक सेवा न्यायाधिकरण के सचिव ने दुर्गाकुंड स्थित वृद्धाश्रम में रह रही बुजुर्ग महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। वृद्धाश्रम में रह रही दर्जनों महिलाओं से उनके व्यक्तिगत समस्याओं को जाना और उनके निदान के लिए जरूरी कार्रवाई करने की बात कही है। इसके बाद कोरोना को लेकर वृद्धाश्रम में रह रही एक महिलाओं से उनका हालचाल पूछा। इसके बाद महिलाओं से उनके बारे में जानकारी लेते हुए भरण पोषण के कानून से अवगत कराते हुए हर संभव मदद करने की बात कही। इतना ही नहीं, उन्होंने हर वृद्ध महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी उनसे लेते हुए उनके स्वास्थ्य समस्याओं के निराकरण करने के लिए सीएमओ से बात करने की भी बात कही है। माननीय नालसा की तरफ से जो सालसा को निर्देश प्राप्त होते हैं, तो माननीय सालसा की तरफ से हमें डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को इस तरह के मासिक कार्य योजना के अनुकरण में हमें जो ये जितने भी विधिक जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने होते हैं, उसी के क्रम में ये विधवा महिलाओं के लिए या वृद्धाश्रम के लिए स्पेशली फॉर वुमेन्स ये है जो जागरूकता कार्यक्रम है, उसी के कड़ी में यहाँ मैं वृद्धाश्रम आई हुई हूँ। दुर्गाकुंड पर है ये। यहाँ 24 माताएं हैं, मोस्टली स्वस्थ दिख रही हैं। इनको लीगली जो अवेयर करना है तो इनके अधिकारों के प्रति करना है। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए माननीय नालसा ने हमसे कहा है कि उसके लिए जागरूक हम करें। ये परित्यक्त महिलाएं हैं जो जगह जगह से ला करके शासन जो ये महिला कल्याण विभाग की तरफ से ये चलाया जा रहा है, यहाँ रखा गया है इन्हें, और इनकी पूरी अच्छी तरह से देखभाल की जा रही है। कुछ महिलाओं को थोड़ी प्रॉब्लम है जिसके रिगार्डिंग मैं आगे पत्राचार डीएम साहब को और सीएमओ साहब से करूंगी कि इनकी आके जो भी चेकअप कराना है। जैसे कुछ महिलाएं थायराइड से पीड़ित नज़र आ रही हैं लेकिन उनके टेस्ट काफ़ी दिन से नहीं हुए हैं। कुछ आर्थराइटिस से पीड़ित हैं लेकिन उनका नहीं टेस्ट अभी कराया गया है। तो उसमें आगे के लिए क्या हो सकता है मैं पत्राचार करके उसको लिखूँ। वहीं शनिवार को 95 वाहिनी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के पहाड़िया स्थित मुख्यालय में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए उनके उपयोग में सहायक उपकरणों का वितरण कमांडेंट द्वारा किया गया और इस कार्यक्रम में जिला दिव्यांग अधिकारी राजेश कुमार मिश्र तथा केंद्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण सलाहकार समिति के सदस्य डॉक्टर उत्तम ओझा उपस्थित थे। सामाजिक कल्याण करते हुए वाराणसी में तैनात 95 बटालियन केंद्रीय पुलिस बल के जवानों के माध्यम से 5 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराई गई। वहीं वाराणसी के पहाड़िया मंडी परिसर में स्थित 95 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्यालय परिसर में शनिवार को आयोजित एक संक्षिप्त समारोह के दौरान 5 जरूरतमंद दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल और एक व्यक्ति को ईयरफोन उपलब्ध कराया गया। वाराणसी में तैनात सीआरपीएफ की इस 95 बटालियन के जवानों द्वारा जिस प्रकार अपनी ड्यूटी को पूरी मुस्तैदी के साथ किया जाता है, उसी प्रकार यहाँ के जवान आए दिन कुछ न कुछ सामाजिक कार्य भी करते रहते हैं जिनकी हर तरफ सराहना की जाती है।
घर में पड़ी बेकार वस्तुओं से महिला बुनकरों ने रचनात्मक उत्पाद तैयार किए हैं और इन उत्पादों को ये मार्केट के जरिए भेजने का प्रशिक्षण भी ले रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन UPID की तरफ से आयोजित 10 दिन के कार्यशाला के समापन के अवसर पर चौका घाट स्थित बुनकर सेवा केंद्र में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के तहत आयोजित कार्यक्रम में 300 महिला बुनकरों को सम्मानित किया गया और उन्हें सर्टिफिकेट भी जारी किए गए। इस दौरान वहां पर प्रदर्शनी भी लगाई गई। काशी के लाल युवा खिलाड़ी विशेष भृगुवंशी को भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिए जाने से उक्त खिलाड़ी के परिवार में काफ़ी हर्ष का वातावरण बना हुआ है। बताते चले कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 के लिए चयनित किए गए अर्जुन पुरस्कार के लिए कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के साथ ही काशी के युवा खिलाड़ी को भी चुना गया था। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।